हेलो स्टूडेंट, पुनः आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा आईएएस एकेडमी में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का विकास। जैसे मैंने आपसे चर्चा किया था कि ये जो लोक प्रशासन का विकास है ट्रेडिशनल या पारंपरिक रूप से 1887 से टिल 2021 टिल टुडे या प्रेजेंट तक का था। यूपीएससी 99 में एक बार प्रश्न उठाया गया, पूछा गया कि निकोलस हेनरी के अनुसार लोक प्रशासन का एकेडमिक एवोल्यूशन लोकस और फोकस दो क्राइटेरिया पर है, चर्चा कीजिए, डिस्कस करिए। तो एक नया प्रश्न, हाँ उसमें 5 पैराडाइम था, तो एक नया प्रश्न बना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूपीएससी में। लेकिन अब यह पैराडाइम निकोलस हेनरी की बुक जो नए एडिशन आ रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स 11th एडिशन 10th एडिशन, 6 पैराडाइम खुद उन्होंने चेंज कर दिया। जैसा कि मैंने पीछे कहा था कि यह ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें चेंज होते रहते हैं। तो आज हम आपसे इसी टॉपिक को शेयर करेंगे बहुत ही आसान तरीके से कि निकोलस हेनरी ने किस प्रकार एकेडमिक आर्ट डिसिप्लिन सब्जेक्ट या विषय के रूप में लोक प्रशासन के इवोल्यूशन को, विकास को दो क्राइटेरिया, दो आधार लोकस और फोकस के आधार पर किस प्रकार डिस्क्राइब किया है। तो आइए देखते हैं। यहाँ मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें पैराडाइम हिंदी मीडियम प्रतिमान या पैराडाइम भी लिख सकते हैं आप, चलेगा ये एग्जामिनेशन में। पैराडाइम 1, पैराडाइम 2, पैराडाइम 3, पैराडाइम 4, पैराडाइम 5, पैराडाइम 6। 1900 को फर्स्ट पैराडाइम में स्थान दिया गया। पहला प्रश्न तो आपके सामने आ रहा होगा कि ट्रेडिशनल में फर्स्ट स्टेज जो था वो 1887 था, यहाँ 1900 क्यों, उसकी चर्चा कर लेंगे। लेकिन उस सबसे पहले ये जो इवोल्यूशन है निकोलस हेनरी की बुक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स में, इसमें जो लोकस और फोकस शब्द है, इस शब्द को समझने का प्रयास करिए, क्योंकि हमें प्रत्येक पैराडाइम में यह कंक्लूड करना है कि कहाँ पे लोकस है और कहाँ पे फोकस है। ठीक है। लोकस का अर्थ होता है इंस्टीट्यूशनल, संस्थागत, वाट ऑफ द फील्ड, मतलब ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही का क्षेत्र क्या है, वाट ऑफ द फील्ड, सॉरी वेयर ऑफ द फील्ड, नौकरशाही का क्षेत्र कहाँ है। तो यहाँ पर हेनरी ने स्पष्ट किया, निकोलस हेनरी ने, कि नौकरशाही का क्षेत्र गवर्नमेंटल ब्यूरोक्रेसी या रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही सरकार के केंद्र बिंदु में है, इसलिए लोकस, केंद्र बिंदु, सेंटर, इसलिए इस लोकस टर्मिनोलॉजी दिया गया। दूसरा देखिए, लोकस क्लियर हुआ। लोकस में हमें ये देखना है कि किन किन पैराडाइम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या ब्यूरोक्रेसी के रोल को डिफाइन किया गया। सिंपल, ऐसे समझिए, बहुत ज़्यादा जटिल मत बनाइए। किन किन पैराडाइम में रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी को कहाँ कहाँ, वेयर डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया या सेंट्रलाइज किया गया, लोकस हो गया। और फोकस मतलब होता है स्पेशलाइज्ड, विशिष्टीकरण, व्हाट ऑफ द फील्ड, क्या क्षेत्र है, विशिष्टीकरण का क्या क्षेत्र है, मतलब इट इज़ द बॉडी ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज, यह ज्ञान और दक्षता की संस्था है। अर्थात सीधे सीधे आप समझिए कि इस फोकस को हम कैसे क्लियर करेंगे। यहाँ पर फोकस का अर्थ होगा प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब लोक प्रशासन के विकास में कहाँ कहाँ पर सिद्धांतों पर बल दिया गया। सिंपल, अगर हम बहुत ही इजी वे में आपको बताना चाहें तो यहाँ पर आप इस तरह समझिए कि लोकस मतलब ब्यूरोक्रेसी कहाँ है, वेयर इज लोकेटेड, सेंट्रल पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट,
सरकार के केंद्र बिंदु, मतलब सरकार का जो भी कार्य होगा वह लोक प्रशासन या नौकरशाही के द्वारा होगा। मैं आपको फर्स्ट से बता रहा हूँ। और फोकस मतलब किन किन पैराडाइम में प्रशासनिक सिद्धांतों की चर्चा की गई या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल पर बल दिया गया। अब अगर आप पुराने लेक्चर को आप देखेंगे, जो एवोल्यूशन मैंने बताया है उससे आप कंपेयर करते हुए चलिए, आपको कुछ इसमें करना ही नहीं है। कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं उसे मुझे समझाना आपको, और आप बहुत ही इजी वे में इस प्रश्न को समझ सकते हैं। पहला मैंने बताया कि हिंदी के द्वारा 6 पैराडाइम, जो बेसिक पहला जो एडिशन था उसमें उन्होंने 5 पैराडाइम जो यूपीएससी 99 में पूछा गया, लेकिन आगे चलकर यह विषय परिवर्तनशील विषय है, चेंजेज आ रहे हैं। और जो मैंने आपको अपने लेक्चर में प्रूव किया था, और यह निकोलस हेनरी के ही आर्टिकल में प्रूव हो गया कि उन्होंने भी 6 पैराडाइम की चर्चा की है। आइए हम लोग पहले पैराडाइम की चर्चा करते हैं। निकोलस हेनरी ने पैराडाइम 1 में फ्रैंक गुडनो की रचना रखा, उसका शीर्ष दिया द पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी। देखिए, इन्होंने विल्सन को स्थान नहीं दिया। मैंने उस लेक्चर में बताया था कि विल्सन को एक्सीडेंटली क्रेडिट मिल गया फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। क्यों? क्योंकि विल्सन का जो अप्रोच था वह अप्रोच क्या था? विल्सन का जो अप्रोच था वह इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रक्चरल लेवल पर, संस्थागत या संरचनात्मक स्तर पर उनका कहना था कि लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से एक फैकल्टी, बेसिक चीज समझिएगा, एक संकाय के रूप में विश्वविद्यालय स्तर पर स्थापित किया जाए। ठीक है, उनके प्रयासों से 1904 में पहली बार अमेरिका में यह एक संकाय के रूप में स्थापित हुआ, इसलिए वुडरो विल्सन को क्रेडिट मिल गया। लेकिन उन्होंने कंसेप्चुअल लेवल पर राजनीति और प्रशासन या फंक्शनल लेवल पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं बता रहा हूँ, गुडनो ने कंसेप्चुअल या फंक्शनल लेवल पर अलगाव किया। गुडनो की रचना आती है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स मीन्स गवर्नमेंटल अफेयर्स, मतलब सरकार को जो करना है, सरकार क्या करेगी? सरकार नीतियां बनाएगी, पॉलिसी मेकिंग का काम करेगी, और जब नीतियां बन जाएगी तो गुडनो का कहना है कि जो दूसरी संस्था है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी, उन नीतियों को क्रियान्वित करेगी। ध्यान दीजिएगा, तो बुक्स का नाम ही है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स टू मेक पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन टू एग्जीक्यूट वन। इसीलिए हेनरी ने अपना पैराडाइम गुडनो की रचना से स्टार्ट करते। मैंने कहा था अमेरिका के अधिकांश विद्वान फ्रैंक जे गुडनो को अमेरिकी लोक प्रशासन के जनक मानते हैं। ये प्रूव्ड हो गया। विल्सन को छोड़ दिया, चर्चा किया हेनरी ने, लेकिन अपना पैराडाइम कहाँ से स्टार्ट किया? गुडनो की रचना पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। गुडनो का कहना था कि इनफैक्ट वास्तव में लोक प्रशासन या नौकरशाही क्या है? गवर्नमेंट का, सरकार का सेंट्रल पॉइंट है। सरकार जो भी नीतियां बनाएंगी, लोक प्रशासन उन नीतियों को क्रियान्वित करेगा। इसी पहले पैराडाइम में आप देखेंगे कि 1914 में एस्पा, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का गठन किया गया और लोक प्रशासन को एक प्रोफेशनल, इंस्टीट्यूशनल नहीं, एक व्यावसायिक ज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया। और वहाँ पर भी यह चर्चा किया गया कि लोक प्रशासन की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए। मतलब अब ये इंस्टीट्यूशनल लेवल से अलग हटकर ये प्रोफेशनल या फंक्शनल लेवल की बात हो रही है, कंसेप्चुअल लेवल की बात हो रही है। और 1926 में एल.डी. वाइट की पुस्तक आती है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फर्स्ट बुक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का परिचय। और एल.डी. वाइट कहते हैं कि लोक प्रशासन का उद्देश्य, गोल, लक्ष्य, कार्य कुशलता और मितव्ययिता। मतलब आप देखिए पूरे पैराडाइम में, फर्स्ट पैराडाइम में किसकी बात की गई है? लोक प्रशासन की भूमिका, लोक प्रशासन का उद्देश्य, नौकरशाही कहाँ स्थित है, वेयर
सरकार के केंद्र बिंदु है। इसलिए निकोलस हेनरी ने फर्स्ट पैराडाइम में स्पष्ट किया कि इट इज़ बेस्ड ऑन लोकस। बस यही बताना है सिंपल, जो पीछे मैंने लेक्चर दिया है थोड़े से इसमें चेंजेस हैं और आपको आगे इसे डिफाइन कर देना है। फर्स्ट पैराडाइम किस पे बेस्ड है? लोकस, गवर्नमेंटल ब्यूरोक्रेसी पर। क्लियर? आगे चलकर देखिए सेकेंड पैराडाइम 1927 टू 1937। वही बात फिर आ गई जो मैंने पीछे बताया था, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के सिद्धांतों की चर्चा की गई। और पहली जो रचना आती है प्रोफेसर W.F. बिलोबी की रचना का नाम ही वही था, बुक्स का नाम ही वही था, आर्टिकल्स का नाम ही वही था, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बिलोबी अपनी इस रचना में क्या कहते हैं, या बिलोबी ने क्या कंक्लूड किया कि प्रशासन के आधारभूत सिद्धांत होते हैं जिनका सार्वभौमिक प्रयोग किया सकता है। सिद्धांतों की बात शुरू हो गई, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान दीजिएगा, मेरे इशारे को समझने का प्रयास करिए। फिर आगे चलकर इसी पैराडाइम में गुलिक एवं ओरविक ने पोस्टकार्ड सिद्धांत, फ्योल ने पोकाक सिद्धांत, ये बेसिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। मूने एवं रेले ने प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय का सिद्धांत, फॉलेट ने लॉ ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। मतलब आप देख सकते हैं कि इस सेकंड पैराडाइम में किस पे एम्फसाइज किया गया? प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब बॉडी ऑफ नॉलेज एक्सपर्टीज, मतलब ज्ञान और दक्षता का संस्था के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन किया गया। इसलिए निकोलस हेनरी का मानना था, या निकोलस हेनरी ने कंक्लूड किया कि जो सेकंड पैराडाइम है वो किस पे एम्फसाइज कर रहा है, किस पे बल दे रहा है? सिंपल, फोकस। ये है लोकस और फोकस का कंसेप्ट। आप कुछ नहीं बता रहे हो, जो पीछे मैंने टॉपिक को डिस्कस किया था उसी टॉपिक के आधार पे अगर आपने उसको बहुत ही ध्यान से सुना, समझा, चिंतन, थिंकिंग, विश्लेषण, एनालिसिस किया तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ईजी है। देखिए आगे चल के क्या हो रहा है। अब देखिए थर्ड पैराडाइम 1950 टू 1970, मतलब 1938 से 1950 तक 49 तक इन्होंने, निकोलस हेनरी ने अपने इस आर्टिकल्स में किसी पैराडाइम में स्थान नहीं दिया। ये तो बहुत ही चिंतन का विषय है, ऐसा क्यों हुआ होगा? वेरी सिंपल, बहुत आसान। लिखते हैं निकोलस हेनरी कि यह जो ईयर है 1938 से 1949 ये चैलेंजेस का है जब लोक प्रशासन के प्रिंसिपल को चुनौती दी गई। चेस्टर बर्नार्ड की रचना द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, पीछे मैंने बताया था आपको, उसमें किसी भी प्रकार के प्रशासनिक सिद्धांतों की चर्चा नहीं की गई। ड्वाइट वाल्डो और FM मार्क्स, इन्होंने कहा कि जो प्रशासन के जो स्लोगन है कार्यकुशलता और मितव्ययिता, वह संकीर्णता पर आधारित है। हर्बर्ट साइमन, इन्होंने क्या कहा? प्रशासन के जो सिद्धांत हैं जितने भी, जिसको विज्ञान का दावा किया जा रहा है, वह एक दूसरे को कैंसिल करते। यूपीएससी में 2002 में प्रश्न पूछा गया, यूपीएससी 2002 में पूछा गया कि ये जो क्लासिकल जो थॉट्स हैं, जो प्रशासनिक सिद्धांत हैं, वह एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हैं, विरोधाभासी हैं। तो साइमन ने भी आलोचना किया और रॉबर्ट डहल ने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस तब तक नहीं बन सकता जब तक जो 3 समस्या है उसको दूर न किया जाए। मैंने पीछे बताया था, विज्ञान मूल्य क्या होता है? निरपेक्ष होता है, मूल्य मुक्त होता है, जबकि लोक प्रशासन मानवीय मूल्यों से जुड़ा होता है। लोक प्रशासन का एक सोशल स्ट्रक्चर होता है, विज्ञान के साथ कोई सामाजिक ढांचा नहीं होता है, और व्यक्तियों का जो बिहेवियर है उसको हम इजीली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए लोक प्रशासन साइंस नहीं बन सकता है। और यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, जॉन एम गॉस के अनुसार लोक प्रशासन के सिद्धांत हमारे समय में राजनीति के सिद्धांत हुआ करते थे। मतलब यहाँ पर सीधे सीधे राजनीति और प्रशासन का जो अलगाव था उसको क्या करने का प्रयास किया जा रहा है? कैंसिल करने का प्रयास किया जा रहा है, खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी चर्चा हम करेंगे आगे चल के। इसीलिए चूंकि इस
जो ये पीरियड है 1930 टू 1950 टिल, इसमें न तो नौकरशाही की भूमिका की चर्चा की गई, न ही किसी प्रशासनिक सिद्धांतों की चर्चा की गई। इसीलिए निकोलस हेनरी ने इस इरा को, इस पीरियड को अपने किसी पैराडाइम में स्थान नहीं दिया। सिंपल से फंडा है ये। सीधे फिर वो पैराडाइम थर्ड शुरू करते हैं 1915 टू 1970। इस जो पीरियड है 1938 टू 50, देखिए इवोल्यूशन में इसे हमने क्या रखा था, अरे फर्स्ट स्टेज रखा था 1887 से 1926, सेकेंड 1927 से 1937, थर्ड स्टेज मैंने दिया था। लेकिन यहाँ पे पैराडाइम में इसे कोई प्लेस, कोई स्थान नहीं दिया गया। क्यों? फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं, क्योंकि ना तो इसमें किसी भी ब्यूरोक्रेसी के रोल का कहीं कोई डिस्कशन है, चर्चा है, और न ही प्रशासनिक सिद्धांतों की। सिर्फ क्या किया गया, प्रशासनिक सिद्धांतों को क्रिटिसाइज किया गया, आलोचना किया गया। इसीलिए निकोलस हेनरी ने इसे अपने पैराडाइम या प्रतिमान में स्थान नहीं दिया। मेरे ख्याल से बहुत ही ईजिली आप इसे अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, या अंडरस्टूड कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पैराडाइम थर्ड 1950 टू 1970। यहाँ पे एक बहुत ही रोचक चीज आपको देखने को मिलेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पॉलिटिकल साइंस। मतलब यह अब शासन प्रणाली या राजनीति विज्ञान के साथ पुनः जुड़ा थर्ड पैराडाइम में हेनरी के अनुसार। क्यों जुड़ा? मैंने आप कई बार पीछे चर्चा किया और बार बार मैं ये बताता रहूँगा कि शासन प्रणाली में कोई भी परिवर्तन आएगा, कोई भी चेंज आएगा तो सीधे किसको प्रभावित करेगा? लोक प्रशासन को। तो यहाँ पे आया चेंज कि नहीं? 1950 के दशक में मैंने आपको पीछे बताया था, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों का इमरजेंस, उद्भव, एक नया प्रशासन आ गया, विकास प्रशासन। ये तो पार्ट ऑफ स्टेट मीन्स पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? विकास प्रशासन। 1960 के दशक में कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1970 के दशक में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें क्या किया गया? लोक प्रशासन पुनः किसके साथ जुड़ गया? राजनीतिक विज्ञान के साथ। लेकिन इसी में थर्ड पैराडाइम में ही पैराडाइम के अंदर पैराडाइम आ गया। 1956 से पैराडाइम फोर्थ को देखिए निकोलस हेनरी ने कैसे कैटेगराइज किया। ऐसे मैं एक डायग्राम से इसको समझा दूं कि 1950 से 70, 1957 टू 1970 ये पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा, और इसी में 1956 से इसी के अंदर प्रतिमान है 1970 ये मैनेजमेंट से जुड़ गया। मतलब एक ही समय में लोक प्रशासन अपने विषयगत विकास को पॉलिटिकल साइंस से भी कोरिलेट कर रहा है और मैनेजमेंट से। मतलब जो नेक्स्ट पैराडाइम आप देखेंगे, पैराडाइम फोर्थ प्रतिमान 4, जिसमें 1956 से 1970, और इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रबंधन से जुड़ गया। निश्चित ही प्रबंधन ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डिसिप्लिन को एक्सेलेंट बनाया। जो मैंने इवोल्यूशन में बताया था ट्रेडिशनल में, अब एडमिनिस्ट्रेटिव, चूंकि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, व्यापार प्रशासन है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस आया। चुनौतियां मिली थी, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस आया। और मैंने कहा था कि अब ये जब एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस आएगा, प्रशासकीय विज्ञान, तो यह प्रबंधन की मूल संरचना जेनरिक मैनेजमेंट पर आधारित होगा। और इसी पैराडाइम में मैनेजमेंट के क्षेत्र में 3 रचनाएं हैं। साइमन की रचना आती है 1956 में ऑर्गेनाइजेशन, साइमन और मार्च की रचना आती है 1961 में हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और थॉमसन की रचना आती है ऑर्गेनाइजेशन इन एक्शन। और इन तीनों रचनाओं में मैनेजरियल अप्रोच, लोक प्रशासन में प्रबंधकीय विचारधारा को और क्या दिया गया? बढ़ावा दिया गया। तो निश्चित ही पैराडाइम थर्ड में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रतिमान 3 में लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान की तरफ इंड्यूस हुआ, और पैराडाइम फोर्थ में लोक प्रशासन मैनेजमेंट। मतलब एक ही समय में लोक प्रशासन 2 विधाओं से, 2 डिसिप्लिन से अपने को क्या कर दिया? कोरिलेट कर दिया।
विषयगत विकास तो होगा ही, फिर एवोल्यूशन, एक बेहतर एवोल्यूशन होगा। और मैनेजमेंट ने तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डिसिप्लिन को एक्सेलेंटली डिफाइन कर दिया। तो पैराडाइम 3 और पैराडाइम 3 के अंदर ही हेनरी के शब्दों में, इसे यहाँ मुझे कुछ नहीं एनालाइज करना है, क्योंकि हेनरी की बात की गई है तो हेनरी ने जो बताया उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। पैराडाइम 3 के अंदर ही पैराडाइम 4 का एवोल्यूशन या उद्भव हुआ मैनेजमेंट के क्षेत्र में। लेकिन अब देखिए लोक प्रशासन को अपना एक बेसिस, एक आधार प्राप्त हो गया। और फिफ्थ पैराडाइम, पैराडाइम 5, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब लोक प्रशासन 5वें प्रतिमान में राजनीतिक विज्ञान और प्रबंधन से स्वतंत्र होकर या हटकर, सेपरेट होकर, अलग होकर अपने को पुनः एक लोक प्रशासन के रूप में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के रूप में रीएस्टेब्लाइज, पुनर्स्थापित किया। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं, पैराडाइम 3 में आपने देखा पॉलिटिकल साइंस, मतलब यहाँ पर नौकरशाही की भूमिका की बात की गई, तो ये लोकस पे आधारित है। और पैराडाइम 4 में देखा आपने मैनेजमेंट की बात की गई, बट नेचुरल है, मैनेजमेंट होगा तो प्रिंसिपल होगा, और प्रिंसिपल होगा तो फोकस। एक बार मैं लास्ट में से फिर कंक्लूड करूंगा, वहाँ पे और क्लियर होगा। पैराडाइम 5 में देखिए लोक प्रशासन राजनीतिक विज्ञान और प्रबंधन से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में रीस्टेबलाइज, पुनर्स्थापित हुआ। और इसी पैराडाइम में अब लोक प्रशासन पब्लिक पॉलिसी की तरफ ओरिएंटेशन हुआ, लोक नीति निर्माण, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हुआ। और इसी स्टेज में तमाम विद्वान जो पीछे मैंने नाम लिया, जॉन एम गॉस, साइमन, पीटर ओडेगार्डे, सबका ये मानना था कि राजनीति और प्रशासन का जो बाइफर्केशन है, डाइकाटमी है, उसे समाप्त किया जाए, क्योंकि राजनीतिक मूल्य सदा प्रशासन, तमाम प्रश्न ये सब कमेंट है ये यूपीएससी का, राजनीतिक मूल्य सदा प्रशासकीय मूल्य सदा राजनीतिक मूल्यों से दिशा निर्देशित होते हैं। या जॉन गॉस का स्टेटमेंट, हमारे समय में लोक प्रशासन का सिद्धांत राजनीति के सिद्धांत हुआ करते थे। सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें सिर्फ आपको ये दिखाना है कि जो डाइकाटमी किया गया था विल्सन के द्वारा, उस डाइकाटमी को इस पैराडाइम में रिजेक्ट कर दिया गया। मतलब लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक पॉलिसी की तरफ इंड्यूस हुआ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बिहेवियरल अप्रोच, व्यवहारवादियों का डोमिनेंसी हुआ। अर्थात ये देखिए आपको कि पैराडाइम जो 5 है, जो 90 तक है, सेकेंड मिनोबुक कॉन्फ्रेंस 1988 में, और सेकेंड मिनोबुक कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया कि लोक प्रशासन की भूमिका टैक्स पेयर के इंटरेस्ट की तरफ बढ़ावा दिया जाए। लोक प्रशासन सिर्फ कार्य कुशलता, मितव्ययिता की बात नहीं करे, बल्कि दक्षता की बात करे। जो पैसे खर्च हो रहे हैं उसमें एफिशिएंसी लाए, जो टैक्स पेयर का टैक्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, इस पे भी ध्यान दिया गया। सरकार के रोल को रिड्यूस किया जाए। मतलब एक प्रकार से अब धीरे धीरे मार्केट की तरफ हम फिर बढ़ने लगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी भी पूरी तरह फिफ्थ पैराडाइम में, 5वें प्रतिमान में सिर्फ लोकस को टच किया गया कि लोक प्रशासन की भूमिका कैसे चेंज किया जाए, लोक प्रशासन अब कैसे वेलफेयर की बात करेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार राजनीति जो पॉलिटिकल एजेंसी है उनके गोल या ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगा। इसलिए निकोलस हेनरी के अनुसार पैराडाइम 5 किस पे फोकस है, एम्फेसिस कर रहा है, लोकस पे कर रहा है। लास्ट में देखिए 1991 से लेके इन्होंने प्रेजेंट कर दिया टिल टुडे। जो मैंने, चूंकि यूएस के इवोल्यूशन को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को दिखा रहे हैं, इसलिए इन्होंने सीधे पब्लिक पैराडाइम से इसको एज ए गवर्नेंस कर दिया। मतलब गवर्नमेंट लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस। आज देखिए सभी सरकार का ही नारा है, लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस। हमारे या विश्व के किसी भी चुनी सरकार के द्वारा यही स्लोगन दिया जाता है। तो यही निकोलस हेनरी भी कह रहे हैं कि छठा जो पैराडाइम है वह गवर्नेंस की बात कर रहा है, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा है। और इसमें 3 चीजें बताई गई। पहला, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी का जो इफेक्ट है वह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक डिसिप्लिन के रूप में किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। दूसरा, रीडिफिनेशन, जो मैंने बताया था काफ़ी विस्तृत में
न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, उसको मतलब लोक प्रशासन को पुनः परिभाषित कैसे किया गया? बाजार का जो प्रभाव पड़ा एलपीजी का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण का जो लोक प्रशासन के प्रकृति को या प्रकृति पर जो प्रभाव पड़ा, तो बट नेचुरल है कि लोक प्रशासन उसे क्या होगा, चेंज होगा, परिवर्तन आएगा। तो उसे कहा गया रीडिफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और तीसरा डिवॉल्यूशन, संकेंद्रण, हिंदी में 3 शब्द आते हैं, इंटरव्यू पूछा आता है, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, डीकंसंट्रेशन, डिवॉल्यूशन, सॉरी 4 वर्ड्स है, चारों को मैं अलग अलग डिफाइन करूंगा। यहाँ पर डिवॉल्यूशन है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की बात कर रहा है। क्या केवल ब्यूरोक्रेसी रोल प्ले करेगा? वेलफेयर स्टेट में जब आपने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था तो आपने बताया था कि लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक वेलफेयर पर आधारित है। तो ये जो पब्लिक शब्द है उसको रीडिफाइन किया गया, उसे डिवॉल्यूट किया गया, डिवॉल्यूशन की तरफ लाया गया, संकेंद्रण या जो भी हिंदी में कहते हो, सॉरी कुछ शब्द इंग्लिश में आपको समझना पड़ेगा। तो ये तीनों को समझिए। हेनरी ने कहा कि ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी का जो प्रभाव पड़ा, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण का, उसने लोक प्रशासन की प्रकृति को प्रभावित किया। बाजार का सीधा प्रभाव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर देखने को मिला, जिसका रिजल्ट क्या है कि लोक प्रशासन को पुनः परिभाषित किया गया न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के रूप में। कहा गया कि अब क्या होगा, लोक प्रशासन बाजार के साथ मिलकर कार्य करेगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या नौकरशाही मैनेजरियल अप्रोच या प्रबंधकीय विचारधारा के साथ क्या करेगा, मिलकर वेलफेयर का कार्य करेगा, या वेलफेयर नहीं करेगा बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, कैटेलिटिक के रूप में कार्य करेगा। इसी को कहा गया इंटरप्रूनियल गवर्नमेंट, मतलब रीडिफिनेशन में साहसिक सरकार, कैटेलिटिक सरकार, उद्यमी शासन की बात किया गया, इंटरप्रूनियल गवर्नमेंट की बात किया गया। और डिवॉल्यूशन कहा गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, जो मैंने आपको न्यू पब्लिक सर्विसेज, नेटवर्किंग मैनेजमेंट चर्चा किया था खूब डिटेल। यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे कहा गया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, पब्लिक प्राइवेट नॉन प्रॉफिट गैर लाभकारी संगठन आपके सिलेबस में है, उनकी भागीदारी हो। मतलब अब गवर्नमेंट या ब्यूरोक्रेसी अकेले कार्य नहीं करेगा, बल्कि डिवॉल्यूशन विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से, विभिन्न एजेंसियां गवर्नमेंट के साथ जुड़कर पब्लिक वेलफेयर की बात करेगा। मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक शब्द को पुनः परिभाषित किया गया न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के रूप में, और कहा गया कि यह डिवॉल्यूशन की बात करेगा, अर्थात अब सिर्फ लोक प्रशासन ही कार्य नहीं करेगा, बल्कि लोक प्रशासन कार्य ही नहीं करेगा। लोक प्रशासन क्या होगा, थर्ड पार्टी, फर्स्ट पार्टी कस्टमर क्लाइंट, सेकेंड पार्टी विभिन्न एजेंसियां, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, सो मेनी। इस प्रकार इस स्टेज में इस पैराडाइम में लोकस और फोकस के बीच में बैलेंस, संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया। निकोलस हेनरी कंक्लूड करते हैं कि एज ए डिसिप्लिन, एज ए सब्जेक्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। ढेर सारे चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन इन चेंजेस या चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए लोक प्रशासन का एक डिसिप्लिन के रूप में, विषय के रूप में विकास निरंतर प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव है। तो यहाँ पे ये आपको बताने का प्रयास किया गया। देखिए, मैंने आज कुछ नया नहीं बताया आपको। पीछे के लेक्चर को ही आधार बनाकर लोकस और फोकस, 2 क्राइटेरिया के आधार पर मैंने इसे समझाने का प्रयास किया है। एक बार लोकस और फोकस को हम लोग फिर देख लेते हैं। फर्स्ट पैराडाइम में लोकस पे बल, मतलब ब्यूरोक्रेसी के रोल को डिफाइन किया गया। सेकेंड पैराडाइम पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल की बात किया गया, फोकस पे। थर्ड पैराडाइम फिर आप देखिए, जब वो राजनीति विज्ञान के साथ जुड़ा तो बट नेचुरल ब्यूरोक्रेसी के रोल की बात की जाएगी, लोकस। फोर्थ पैराडाइम मैनेजमेंट से है, मैनेजमेंट मतलब प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जेनरिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, प्रबंधन की मूल संरचना। फिर ये किस पे बल दिया, फोकस पे। और फिफ्थ पैराडाइम में आप देखिए रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्या किया गया, रिडिफाइन किया गया।
तो 5th पैराडाइम लोकस पे आधारित है और 6th पैराडाइम में लोकस और फोकस के बीच बैलेंस स्थापित करने का प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार ये जो टॉपिक है 6th पैराडाइम में है, नॉट 5th पैराडाइम, राइट। तो आप पीछे के लेक्चर को एक चार्ट बनाइएगा, एक साइड में आप किसी राइट या लेफ्ट हैंड साइड में आप ट्रेडिशनल को लिखिएगा जो मैंने पीछे डायग्राम बनाया था, चार्ट बनाया था, और एक साइड में इसे रखिएगा। और ये जो 1938 से 1950 को क्यों छोड़ दिया हेनरी ने, इसे मैंने डिस्क्राइब कर दिया। शुरू में इन्होंने 1900 को क्यों लिया, विल्सन को क्यों छोड़ दिया, इसको भी मैंने डिस्क्राइब कर दिया। मुझे लगा कि आप थोड़ा सा मैंने इसे एनालाइज किया और पीछे के टॉपिक को अगर आपने बेहतर तरीके से समझा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कुछ टॉपिक्स मैं सोच रहा हूँ कि अब जीएस पेपर 2nd का भी शुरू किया जाए और पेपर 4th का भी। और एक मैं लेक्चर देना चाहता हूँ कि हाउ टू स्टडी, कैसे आप अध्ययन करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आप तमाम चीज़ें पढ़ते चले जाते हैं, क्या सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करने में स्मार्ट स्टडी जरूरी है? क्या आप स्मार्ट स्टडी करते हैं? आप नॉलेज कभी भी सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन के लिए ज्ञान पे नहीं होता सिलेक्शन, बट उस नॉलेज का एप्लीकेशन आप कर रहे हैं, अप्लाइड फॉर्म में आपको रखना पड़ेगा। ढेर सारी चीज़ें मेरे मन में ये चल रहा है कि किस प्रकार आपको मोटिवेट मैं करूं, तो एक लेक्चर में उस पर भी या वीडियो में उस पर भी देना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि आप लोग स्वागत करेंगे उस वीडियो का और काफ़ी कुछ चीज़ें मैं उसमें बताऊंगा। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।